नमस्कार। आज हम इतिहास की एक बहुत ही जानी-मानी और दुखद कहानी पर बात करने वाले हैं, आरएमएस टाइटैनिक। जी हाँ, टाइटैनिक एक ऐसा नाम जो शान और हादसे दोनों का प्रतीक बन गया। बिल्कुल। हमारे पास टाइटैनिक की दुखद यात्रा के कुछ अंश हैं और हम कोशिश करेंगे कि इस घटना को थोड़ा और समझें। हाँ, तो देखिए 1912 में जब ये जहाज तैयार हुआ, तो ये बस दुनिया का सबसे बड़ा जहाज ही नहीं था। ये तो जैसे इंजीनियरिंग और विलासिता का एक जीता जागता नमूना था। सुना है इसके डिजाइन की बहुत तारीफ होती थी। वो वाटर टाइट कंपार्टमेंट्स वगैरह। जी बिल्कुल, वाटर टाइट कंपार्टमेंट्स इसकी खासियत थे और इसी वजह से इसे इतना ज्यादा प्रचारित किया गया कि ये डूब ही नहीं सकता। मतलब अनसिंकेबल। हाँ, अनसिंकेबल। हाँ। और यही शायद इंसान की उस वक्त की सोच को दिखाता है कि हमने सब कुछ कंट्रोल कर लिया है। और फिर असलियत कुछ और ही निकली। तो ये जहाज 10 अप्रैल 1912 को अपनी पहली यात्रा पर निकला, साउथहैम्पटन से न्यूयॉर्क के लिए। जी, और इस पर करीब 2240 लोग सवार थे, यात्री भी, क्रू भी, और ये यात्री भी हर तबके के थे। हाँ, मतलब अमीर लोग फर्स्ट क्लास में, बिल्कुल। फिर मिडिल क्लास वाले और फिर थर्ड क्लास में ज्यादातर वो लोग जो शायद अमेरिका में नई जिंदगी शुरू करने जा रहे थे। बिल्कुल, समाज का एक छोटा सा नक्शा ही था उस जहाज पर। लेकिन फिर जैसा हमने सुना है, यात्रा में कुछ गड़बड़ शुरू से ही थी। बर्फ की चेतावनियां मिल रही थी। हाँ, ये बात सही है। दूसरे जहाजों से आइसबर्ग्स यानी हिमखंडों की मौजूदगी की कई वार्निंग्स मिली, लेकिन इसके बावजूद टाइटैनिक पूरी रफ्तार से चल रहा था, करीब 22 नॉटिकल माइल्स प्रति घंटा। ये थोड़ा अजीब नहीं लगता? मतलब चेतावनियां मिल रही हैं और फिर भी इतनी तेज रफ्तार? अजीब तो लगता है, पर इसके पीछे शायद कई कारण थे। एक तो टाइम पर पहुंचने का प्रेशर, और दूसरा शायद वो जरूरत से ज्यादा आत्मविश्वास कि जहाज को कुछ हो ही नहीं सकता। वो अनसिंकेबल वाली बात। हाँ, शायद उन चेतावनियों को उतनी गंभीरता से नहीं लिया गया। और फिर 14 अप्रैल की रात को देर से करीब 11:40 पर। जी, वही हुआ जिसका डर था, या शायद जिसका किसी को डर ही नहीं था। रात के अंधेरे में अचानक सामने एक बड़ा सा आइसबर्ग दिखा। उसे देख तो लिया गया था, मतलब लुकआउट्स ने। हाँ, देख लिया था और तुरंत जहाज को मोड़ने का ऑर्डर भी दिया गया। लेकिन जहाज इतना बड़ा था और रफ्तार इतनी तेज कि टक्कर को टाला नहीं जा सका। और टक्कर साइड से हुई? हाँ, जहाज का दाहिना हिस्सा, जिसे स्टारबोर्ड साइड कहते हैं, वो आइसबर्ग से रगड़ खा गया और पानी के नीचे हल में कई जगह छेद हो गए। जो वाटर टाइट कंपार्टमेंट्स थे, उनमें तेजी से पानी भरने लगा। और क्या लोगों को तुरंत पता चल गया कि ये बहुत सीरियस है? नहीं, शुरुआत में बिल्कुल नहीं। कई यात्रियों को तो बस हल्का सा झटका महसूस हुआ। कुछ लोग तो सो ही रहे थे, उन्हें लगा कोई छोटी मोटी बात है। लेकिन जहाज बनाने वाले जानते होंगे। हाँ, थॉमस एंड्रयूज जो इसके मुख्य डिजाइनर थे और वो खुद भी जहाज पर थे, उन्होंने जब नुकसान देखा तो वो फौरन समझ गए कि जहाज डूब जाएगा। ओह। उन्होंने कैप्टन को बता दिया कि अब कुछ ही घंटे बचे हैं, और यहीं से फिर लोगों को बचाने की कोशिशें शुरू हुई, लेकिन वो भी काफी अफरा तफरी में हुई। और सबसे बड़ी दिक्कत तो लाइफ बोट्स की थी, है ना? वो कम थी। हाँ, ये सबसे बड़ा और दुखद पहलू था। जहाज पर सिर्फ 20 लाइफ बोट्स थे, जो जहाज पर मौजूद लोगों में से मुश्किल से आधे लोगों के लिए ही काफी थे। पर ऐसा क्यों? इतना बड़ा नया जहाज और लाइफ बोट्स कम? दरअसल उस समय के नियम आज जैसे नहीं थे। नियम जहाज के वजन के हिसाब से लाइफ बोट रखने को कहते थे, न कि यात्रियों की संख्या के हिसाब से। टाइटैनिक ने नियम तो माने, पर वो नियम ही नाकाफी थे। अच्छा। और ऊपर से लोगों में घबराहट थी, क्रू को पूरी ट्रेनिंग नहीं थी कि इमरजेंसी में क्या करना है। नतीजा ये हुआ कि कई लाइफ बोट्स आधी अधूरी भरकर ही रवाना कर दी गईं। और वो पहले महिलाएं और बच्चे वाली नीति, उसका क्या हुआ? कोशिश तो की गई उसे लागू करने की, लेकिन वहां भी भगदड़ और कंफ्यूजन बहुत था। और एक और चीज साफ दिखी। क्या? क्लास का फर्क। मतलब फर्स्ट क्लास के यात्रियों के लिए लाइफ बोट डेक तक पहुंचना आसान था, उन्हें प्राथमिकता भी मिली। तो उनके बचने के चांस ज्यादा थे। हाँ, आंकड़े यही दिखाते हैं। फर्स्ट क्लास वालों के बचने की दर थर्ड क्लास वालों से कहीं ज्यादा थी। बहुत से थर्ड क्लास के यात्री जो निचले डेक पर थे, वो बेचारे ऊपर तक पहुंच ही नहीं पाए। ये तो बहुत ही दुखद है। मतलब मुसीबत में भी भेदभाव। बिल्कुल, ये उस जमाने की कड़वी सच्चाई थी जो उस हादसे में खुलकर सामने आई। और फिर आखिरकार भोर होने से पहले। हाँ, समय बीतता गया, जहाज का आगे का हिस्सा पानी में डूबता गया। फिर करीब 2:15 बजे सुबह 15 अप्रैल को असहनीय दबाव के कारण जहाज 2 हिस्सों में टूट गया और कुछ ही मिनटों में पूरा जहाज
अटलांटिक के बर्फीले पानी में समा गया। पानी कितना ठंडा था? बेहद ठंडा। तापमान -2 डिग्री सेल्सियस के आसपास था। उस पानी में गिरना ही मौत थी। लेकिन कुछ लोग बच गए थे लाइफ बोट्स में। जी हाँ, और उन्हें बचाया आरएमएस कारपेथिया नाम के जहाज ने। उसे टाइटैनिक के डिस्ट्रेस सिग्नल मिले थे और वो पूरी रफ्तार से मदद के लिए आया। वो सुबह करीब 4 बजे पहुंचा। तो उसने कितने लोगों को बचाया? कारपेथिया ने लाइफ बोट से 705 लोगों को जिंदा बचाया, लेकिन 1500 से ज्यादा लोग मारे गए। 1500 से ज्यादा। एक भयानक त्रासदी। इससे आखिर क्या सबक मिला दुनिया को? देखिए, ये सिर्फ एक हादसा नहीं था। ये एक तरह से इंसानी गुरूर, अपनी बनाई तकनीक पर जरूरत से ज्यादा भरोसे और सुरक्षा को नजरअंदाज करने का नतीजा था। इसने दिखाया कि नियम कितने कमजोर थे, इमरजेंसी की तैयारी कितनी खराब थी। लेकिन क्या इससे कुछ बदला? हाँ बिल्कुल, इस हादसे ने पूरी दुनिया को झकझोर दिया। इसके बाद समुद्री सुरक्षा नियमों में बहुत बड़े बदलाव हुए। जैसे 1914 में सोलास यानी सेफ्टी ऑफ लाइफ एट सी कन्वेंशन बना। इसमें तय हुआ कि हर जहाज पर सभी यात्रियों और क्रू के लिए पर्याप्त लाइफ बोट्स होंगी, रेगुलर सेफ्टी ड्रिल्स होंगी, 24 आवर्स रेडियो पर नजर रखी जाएगी। और वो आइसबर्ग वाला मसला? उसके लिए इंटरनेशनल आइस पेट्रोल बनाया गया, जो आज भी नॉर्थ अटलांटिक में आइसबर्ग्स पर नजर रखता है और जहाजों को आगाह करता है। ये सब टाइटैनिक की वजह से हुआ। तो ये सुधार तो बहुत जरूरी थे और यकीनन इनसे जानें बची होंगी। पर एक सवाल फिर भी दिमाग में आता है। टाइटैनिक से हमने सबक सीखे, सुरक्षा के नियम कड़े हुए, लेकिन आज हमारे पास और भी ज्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी है और शायद उस पर हमारा भरोसा भी उतना ही ज्यादा है। हाँ, ये बात तो है। तो क्या ऐसा हो सकता है कि आज भी हम किसी नई तरह की बड़ी परियोजनाओं में अपनी टेक्नोलॉजी और आत्मविश्वास के चलते कुछ ऐसे अनदेखे जोखिमों को नजरअंदाज कर रहे हों जिन पर हमारा ध्यान ही नहीं जा रहा? ये एक बहुत जरूरी सवाल है। सोचने वाली बात है कि क्या इतिहास खुद को दोहरा सकता है किसी नए रूप में? शायद आज के दौर के अपने अनसिंकेबल प्रोजेक्ट्स हों जिनके जोखिम हमें अभी दिख नहीं रहे। इस पर विचार करना जरूरी है।